बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इस मसले का हल एक ही था कि कोई काबिल एतमाद साथी या कोई वफादार मुलाजिम मिले, लेकिन ये वफादार और काबिल एतमाद लोग कहाँ से मिलते हैं? इंसानों की दुनिया में तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हीरो की जिंदगी में बड़ा मुश्किल वक्त आ पड़ा था। उसने बंगले के पोर्च में गाड़ी रोक डाली। बंगले के अंदर तारीकी थी। उसे और जेफरी को बिजली की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अंधेरे में घर के अंदर का एक एक तिनका देख लेते थे। वैसे दुनिया वालों को दिखाने के लिए 1 या 2 कमरों की लाइट्स को ऑन रखा करते थे। उसने अंदर आकर जेफरी के कमरे की तलाशी ली। उसके सेफ से तमाम रकम निकाल कर एक अटैची में रख ली। फिर वो उस कमरे में आया जिसे लेबॉर्ट्री बनाया गया था। जेफरी ने गैर मामूली समात व बसारत और हैरत अंगेज जिस्मानी कुव्वतें हासिल करने की दवाएं और इंजेक्शन तैयार करके वहां एक सेफ में रखे थे। उसे अंदेशा था कि कभी अचानक किसी वजह से बूढ़ा या कमज़ोर होगा तो फिर वो दवाएं इस्तेमाल करेगा। हीरो ने वो तमाम दवाएं निकाल कर एक छोटी सी अटैची में अपने कपड़ों के दरमियान रख लीं। वो डायरी भी रखी जिसमें दवाओं के इस्तेमाल का तरीका लिखा हुआ था। दवाओं के फॉर्मूले कहीं लिखे हुए नहीं थे क्योंकि वो जेफरी को ज़ुबानी याद थे और अब वो फॉर्मूले उसी के साथ नाबूद हो गए थे। वो एक जगह बैठा थोड़ी देर तक सोचता रहा। 2 बातें अहम थीं। एक तो ये कि उसे वो जगह छोड़ देनी चाहिए और कोई नई रिहाइश गाह तलाश करनी चाहिए, लेकिन शायद कोई निस्फ बंदर और निस्फ इंसान को किराए पर मकान ना दे। इंसान बेशक बंदर पालता है मगर कोई उसे पालने के लिए तैयार ना होगा। वो अटैची और पोर्टेबल कंप्यूटर उठाकर फिर गाड़ी में आ गया। डिग्गी से कैन निकालकर पेट्रोल की टैंकी फुल की। एक और रास्ता ये था कि वो शहर से दूर किसी ऐसे वीराने में चला जाए जहां 2-4 मकानात हों, लोग ज़्यादा ना हों। वो कम लोगों के दरमियान थोड़ी देर उजूबा बनकर उनसे दोस्ती कर सकेगा। परगोला ने वाइन लोइन पर तनवीमी अमल करने के बाद उसे चंद घंटों के लिए सुला दिया था। अमल करने से पहले ट्रेसा के एक गार्ड ने कहा था, तुम हमारे सामने अमल करोगे ताकि हमें मालूम हो कि तुम धोखा नहीं दे रहे हो। पर गोला ने कहा, तनवीमी अमल तन्हाई में होता है, किसी तीसरे की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। दूसरे गार्ड ने कहा, हम अमल के दौरान बिल्कुल खामोश रहेंगे। तुम वाइन लोइन के दिमाग को सिर्फ लॉक करोगे। दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों का रास्ता रोकने की बातें नक्श करोगे तो हम मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन कोई और बात उसके दिमाग में ठोंसना चाहोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। वो बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सामने अमल कर रहा हूँ। वाइन लोइन एक बिस्तर पर आकर लेट गया। जेरी ने पूछा, बॉस अब क्या किया जाए? तुम वाइन लोइन के दिमाग पर कब्जा जमाए रखो। मैं अमल के दौरान जो बोलूँगा उसका जवाब तुम वाइन लोइन की ज़ुबान से दोगे। मैं उसे तनवीमी नींद सोने का हुक्म दूंगा, तुम उसकी आंखें बंद कर दोगे। जेरी ने उसकी हिदायत पर अमल किया। एक गार्ड वहाँ मौजूद था, पर गोला उसके सामने बड़े रोब और दबदबे से तनवीमी अमल करता रहा। कुछ सवालात करता रहा जिनके जवाबात वाइन लोइन की ज़ुबान से जेरी देता रहा। परगोला ने हुक्म दिया कि वो आइंदा पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोकेगा, फिर दुश्मनों को भगाकर सांस लिया करेगा। वाइन लोइन ने कहा कि वो ऐसा ही करेगा। फिर उसने हुक्म दिया कि वो तनवीमी नींद सो जाए। उसके साथ ही वाइन लोइन ने आंखें बंद कर लीं। निगरानी करने वाला गार्ड मुतमईन होकर परगोला के साथ कमरे से बाहर आ गया। उस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया ताकि वाइन लोइन आराम से सोता रहे। दोनों गार्ड्स अपनी आंखों से देख रहे थे कि अब उनकी मालका के बेटे के पास कोई नहीं जा रहा है, जबकि जेरी उसके अंदर था। उसे थपक थपक कर सुलाने के बाद उसे परगोला का मामूल और ताबेदार बना रहा था। ट्रेसा के 3 गार्ड्स थे। परगोला एक को पहले ही ताबेदार बना चुका था। उसने उस ताबेदार को बाजार भेजकर आसाब को कमज़ोर करने वाली दवा मंगवाई थी। 1 घंटे बाद ट्रेसा अपनी 2 बेटियों के साथ आ गई। जो गार्ड परगोला का ताबेदार था, उसके ज़रिए थर्मोल ने चाय बनवाई और उसमें वो दवा हल करवाई। ट्रेसा अपने बेटे को तनवीमी नींद सोता देखकर मुतमईन हो गई थी। उसने परगोला से कहा, अगर तुम्हारा ये अमल कामयाब रहेगा और मेरा बेटा टेलीपैथी जानने वालों से महफूज रहेगा तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। वो बोला, मेरा सबसे बड़ा इनाम यही होगा कि मैं आपकी खिदमत आइंदा भी करता रहूं। सबके सामने चाय की प्यालियां पहुंच गईं। मैकेनी गुस्ल करने गई थी। ट्रेसा और मामेला वो चाय पीने लगीं। बाहर बैठे हुए 2 गार्ड्स के हाथों में भी प्यालियां थमा दी गईं। वो भी थके हुए आए थे, चाय को नेमत समझकर पीने लगे।
मैकेनी गुस्ल से फारिग होकर कमरे में आई, फिर आईने के सामने गीले बालों को तौलिए से खुश्क करने लगी। आईने के करीब दरवाज़ा था। उस बंद दरवाजे की दूसरी तरफ से उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी। वो अपने गार्ड से गुस्से में पूछ रही थी, ये चाय कैसी थी? मेरा दिल घबरा रहा है। सच सच बताओ, क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है? मैकेनी आईने के सामने से हटकर दरवाजे के करीब आई। उसे अपनी बहन मामेला की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, मम्मी मेरा दिल भी घबरा रहा है, मैं कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, कुछ गड़बड़ है मम्मी। पर गोला का कहकहा सुनाई दिया। फिर वो बोला, चाय तो हलक से उतर गई है, तुम में से कोई उगल नहीं सकेगा। गॉड मदर, मैंने तेरे बेटे को अपना गुलाम बना लिया। तुम सबके दिमागों को भी इसलिए कमज़ोर बनाया है कि मेरे टेलीपैथी जानने वाले अब तेरे पूरे ख़ानदान को मेरा ताबेदार बनाएंगे। मैकेनी बंद कमरे में तन कर खड़ी हो गई। फौरन ये समझ में आ गया कि पूरा ख़ानदान उस हिप्नोटिज्म जानने वाले के जाल में फंस गया है और अब उसकी बारी है। वो बचाव की तदबीर सोच रही थी और परगोला का ये दावा सुन रही थी कि उसने तीनों मुसल्ला गार्ड्स को भी अपने काबू में कर लिया है। गोया वो किसी गार्ड पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। वो तेज़ी से चलती हुई पिछले दरवाजे के पास आई। उसे खोल कर देखा। मकान के पिछले हिस्से में कोई नहीं था। उसने अपना पर्स उठाया, फिर दरवाजे से बाहर आकर तेज़ी से चलती हुई अहाते की दीवार के पास आई। मामूल बन जाने वाले गार्ड ने दूर से उसे देखकर ललकारा, रुक जाओ, यहाँ से जाओगी तो तुम्हारी माँ और भाई जिंदा नहीं रहेंगे। वो उछलकर दीवार पर चढ़ गई। गार्ड दौड़ता आ रहा था। वो दीवार के दूसरी तरफ कूद कर भागने लगी। अपने ही मुसल्ला गार्ड की ललकार ने साबित कर दिया था कि जिन मुहावजों पर भरोसा करना चाहिए वो बिलाशुबा उस हिप्नोटिज्म जानने वाले शैतान के वफादार बन गए हैं। उसने दूर जाने के बाद पलटकर उस मकान की तरफ देखा। गार्ड उसका ताकुब नहीं कर रहा था। वो ऐसे इलाके में थी जहां लोगों की और ट्रैफिक की चहल पहल थी। वो सोचने लगी कि कहाँ जाए, किससे मदद हासिल करे। पुलिस वालों से मदद हासिल करती तो भेद खुल जाता कि वो माफिया की गॉड मदर की बेटी है। वो हिप्नोटिज्म जानने वाला दुश्मन उनका भेद खोल देता। वो ज़बरदस्त माँ की बेटी थी, बड़ी ताकतवर तंजीम की अहम फर्द थी, मगर अचानक तमाम ताकतों से महरूम हो गई थी। जहन खाली खाली सा हो गया था। वो कुछ सोचने के काबिल नहीं रही थी। मुसीबत के वक्त सिर्फ अपने ही याद आते हैं। उसे याद आया, एक अपनी है जो ऐसे वक्त बड़े से बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है और पूरी फैमिली को पिछली रात की तरह आज रात भी मुसीबतों से निकाल सकती है। वो तेजी से चलती हुई एक बूथ में आई, दरवाजे को बंद किया, पर्स में से टेलीफोन कार्ड निकालकर रिसीवर उठाया, कार्ड को पंच किया, फिर एना लाना का नंबर डायल किया। राबता कायम होने में देर नहीं लगी। टेलीफोन की घंटी सुनकर मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से वो बोली, मैं मैकेनी बोल रही हूँ, एना लाना की बहन हूँ, फौरन एना लाना और आदिल को फ़ोन दो। मैं आदिल को रिसीवर देकर उसके दिमाग में पहुँच गया। उधर से मैकेनी कह रही थी, हेलो, कौन? आदिल? हाँ मैं हूँ मैकेनी। हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक हिप्नोटिज्म करने वाले ने ब्रदर वाइन लोइन को अपना ताबेदार बना लिया है। मेरी मम्मी और मामेला को दिमागी कमजोरियों में मुब्तला कर दिया है। उसके टेलीपैथी जानने वाले अब मम्मी और मामेला को भी मामूला और ताबेदार बना लेंगे। फॉर गॉड सेक, उस शैतान से इन्हें निजात दिलाओ। आदिल ने पूछा, तुम अभी कहाँ हो? हीफा में इंडस्ट्रियल एरिया की सुपरमार्केट में हूँ, प्लीज़ जल्दी आओ। वो मकान यहाँ से करीब है जहाँ मम्मी, ब्रदर और मामेला को कैदी बनाया गया है। मैंने आदिल की ज़ुबान से कहा, हम तिलबीब में हैं, वहाँ तक पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा। तब तक वो शैतान उन्हें कहीं लेकर चला जाएगा, फिर हम उन्हें तलाश नहीं कर सकेंगे। तुम उन्हें बचाना चाहती हो तो मेरे टेलीपैथी जानने वालों को अपने दिमाग में आने दो, फिर वो जैसा कहें वैसा करती रहो। मैं अपने दिमाग में उन्हें आने दूंगी, उन्हें जल्द मेरे पास भेज दो। मैंने उसके अंदर पहुंचकर कहा, सांस ना रोकना, मैं आदिल की तरफ से आया हूँ, रिसीवर रख दो और फौरन उस मकान की तरफ चलो। वो रिसीवर रखकर बोली, मैं वहाँ जाऊँगी तो वो मुझे भी पकड़ लेंगे, मुझ पर भरोसा करो और चलो। वो बूथ से निकलकर तेज़ी से उधर जाने लगी। मैंने कहा, याद रखो, जब मैं या मेरे साथी तुम्हारे पास आएंगे वो कोड वर्ड्स के तौर पर कहेंगे, वी आर फॉर आदिल। मैं सिर्फ चंद सेकंड के लिए जा रहा हूँ, अभी आऊँगा। मैंने लैला के पास आकर कहा, सानिया और बारबरा को मेरे पास भेज दो, तुम आदिल और ऐना का ख्याल रखो। मैं फिर मैकेनी के पास आया। वो सांस रोकना चाहती थी। मैंने कहा, वी आर फॉर आदिल। वो मुतमईन होकर बोली, वो सामने मकान है, क्या अंदर जाऊं?
बेधड़क जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर मम्मी ने तो हमें तालीम दी है कि अपने किसी सगे को निजात दिलाने के लिए भी कभी दुश्मन के अड्डे में नहीं जाना चाहिए, वरना एक सगे के साथ दूसरा सगा भी जाल में फंस जाएगा। तो फिर यहीं खड़ी रहकर इंतजार करो, तुम्हारे सगों की लाशें जल्द ही देखने को मिलेंगी। ऐसी मनहूस बातें ना करो, मनहूस तो तुम हो, तुम्हारा पूरा खानदान है। हमने कल रात तुम सबको यहूदियों से बचाया, तुम्हें महफूज पनाहगाह दी, मगर तुम लोग खुद को बहुत चालाक और ताकतवर समझते हो। आज़ादी के लिए हमसे दूर भागे और यहाँ गुलामी की जंजीरें पहन लीं, जबकि हमने तुम्हें गुलाम नहीं बनाया था। ये कहते ही मैंने उसके दिमाग में अचानक जलजला पैदा किया, फिर उसे मुंह खोलने नहीं दिया। वो तकलीफ की शिद्दत से चीखना चाहती थी, लेकिन मुंह नहीं खोल सकती थी। जमीन पर गिरकर तड़प रही थी। मकान के पिछवाड़े रात की तारीकी में उसे कोई देखने और संभालने वाला नहीं था। मैंने ऐसा मजबूरन किया था क्योंकि वो मेरे मुंह से सख्त बातें सुनकर सांस रोकने वाली थी। मैं उसके दिमाग से निकल जाता तो उसकी फैमिली को बचाने का ये एक रास्ता रुक जाता। मुझे उस फैमिली से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं सिर्फ एना की खातिर उनके लिए कुछ कोशिश करने आया था। मैंने कहा, फौरन संभलने की कोशिश करो और उठकर मकान के अंदर जाओ, वरना वो दुश्मन यहाँ से भाग जाएंगे। वो तकलीफ से कराह रही थी, उसका सर फोड़े की तरह दुख रहा था। वो फौरन ही संभल नहीं सकती थी। मैंने उसमें तवानाई पैदा की, उसे उठने पर मजबूर किया। वो उठकर डगमगाने लगी, इहाते की दीवार को पकड़कर एक तरफ चलने लगी। उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ इहाते में जाती। मैं उसे चलाते हुए गेट की तरफ लाया। वो गेट से दाखिल होकर मकान की तरफ जाने लगी तो एक गार्ड ने कहा, वो देखो मैकेनी वापस आ रही है। मैं आवाज़ सुनते ही उस गार्ड के अंदर पहुंच गया। उसके जरिए देखा, परगोला तेजी से चलता हुआ बरामदे में आ गया था। मैकेनी को देखते ही खुश होकर बोला, आओ आओ मेरी जान, क्या तुमसे चला नहीं जा रहा? कहाँ से टूट फूट कर आ रही हो? मैं गार्ड के जरिए मालूमात हासिल कर रहा था। उसकी सोच ने बताया कि वाइन लोइन पर बहुत पहले ही अमल हो चुका है। गॉड मदर ट्रेसा और मामेला बिस्तर पर गाफिल पड़ी हुई हैं। इस बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि जेरी और थर्मॉल उन माँ बेटियों पर तनवीमी अमल कर रहे हैं। उनके अलावा 2 गार्ड्स भी मुज़र चाय पीकर बीमारों की तरह मकान के एक अंदरूनी हिस्से में पड़े हैं। मैं तीसरे गार्ड के दिमाग में था। परगोला ने मैकेनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, फिर उसे बाजुओं में जकड़ कर बोला, तू पुलिस की मदद नहीं ले सकती थी, फिर भागकर कहाँ गई थी? क्या अपने किसी यार को बुलाने गई थी? मैंने गार्ड की जुबान से कहा, यार को नहीं, मददगार को बुलाने गई थी। वो आ गया है, तुम्हारे पीछे है। उसने फौरन ही मैकेनी को छोड़कर पीछे घूमकर गार्ड को देखा, फिर गुस्से से पूछा, तू क्या बक रहा है? मैंने एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। वो पीछे जाकर दीवार से टकरा गया। गुस्से और जुनून में गार्ड पर हमला करने का इरादा था, मगर उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर गड़बड़ा गया। मैं गार्ड की जेब से साइलेंसर निकालकर रिवॉल्वर में लगा रहा था। वो हैरानी से बोला, तुम मुझे मारोगे? नहीं, तुम तो मेरे ताबेदार हो। मैंने कहा, इस ताबेदार के दिमाग पर मेरा कब्जा है। वो बेयकीनी से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ कौन तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाने आएगा? वही जिसने सुबह मुंह अंधेरे तुम्हें दरिया में डबोया था, फिर दरिया से बाहर लाकर तुम्हारी पिटाई की थी। वो शदीद हैरानी और परेशानी से गार्ड को देखते हुए बोला, तो तुम वो दरिया किनारे वाले हो? हाँ, यकीन ना करो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम अपने अंजाम के मुतालिक सोचो। वो बेबसी से बोला, ब्रदर तुम कौन हो? क्यों सुबह से मेरे पीछे पड़े हो? मैं चाहता तो तुम्हें दरिया में डबोने के बाद निकलने ना देता, लेकिन जब खुदा शैतान को नहीं मारता, उसे ढील देता है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे मारता? मैं भी तुम्हें ढील देकर वहां से चला आया था। अब बोलो, तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तुम यहाँ पछताओगे। मेरे टेलीपैथी जानने वाले इस गार्ड के हाथ से रिवॉल्वर को गिरा देंगे। कैसे गिराएंगे? जेरी और थर्मॉल उन माँ बेटियों पर अमल करने में मसरूफ़ हैं। उन्हें खबर ही नहीं है कि तुम पर क्या गुजर रही है। वो एक करीबी कमरे में हैं, मेरी आवाज़ सुनते ही अमल छोड़कर चले आएंगे। मैंने गार्ड के जरिए गोली चलाई। वो गोली परगोला की रान का गोश्त उधेड़ते हुए गुजर गई। वो लुढ़खड़ा कर बरामदे के फर्श पर गिर पड़ा। मैंने फौरन ही उसके अंदर पहुंचकर उसका मुंह बंद कर दिया। उसकी सोच ने बताया कि वो चीख मारकर जेरी और थर्मॉल तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता है। अपनी आवाज़ उन दोनों को नहीं सुना सकोगे। मैंने सुना है तुम शैतानी दिमाग रखते हो। ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे दिमाग पर असरअंदाज होने में नाकाम रहते हैं, मगर याद रखो
किसी शैतानी तरीके से मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं गार्ड के अंदर पहुंचकर दूसरी गोली चलाऊंगा। वो तकलीफ से कराहते हुए बोला, मुझे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाओ, मेरे अंदर से गोली निकालो। बकवास मत करो, गोली आर पार हो गई है, क्या दूसरी सीने के आर पार कर दूं? नहीं, गोली ना चलाना, तुम्हारा कोई खुदा होगा तो मैं उसका वास्ता देता हूँ। मुझे इतना बता दो कि मुझसे क्या दुश्मनी है, क्या मैंने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? क्या मरीना ने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया था? क्या गॉड मदर या उसकी किसी औलाद ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? क्या जेरी और थर्मॉल अपनी मर्जी से तुम्हारे गुलाम बन गए थे? हरगिज़ नहीं, तुमने उन्हें जबरन असीर कर रखा है। मैं ऐसी शैतानी हरकतों से फ़ायदे हासिल करता रहता हूँ, तुम्हें मेरी दुश्मनी से क्या हासिल हो रहा है? शैतान पर गालिब आने की मुसरतें हासिल हो रही हैं। ऐसे ही वक्त जेरी की आवाज़ सुनाई दी, बॉस, ये आप किससे बातें कर रहे हैं? आपकी सोच बता रही है कि इस शख्स ने आप पर गोली चलाई है। मैंने कहा, हाँ, तुम्हें खुश होना चाहिए, अगर मैं इसे गोली मार दूं तो तुम्हें गुलामी से निजात मिल जाएगी। जेरी ने कहा, नहीं मिस्टर अजनबी, हमें बॉस की ज़िंदगी और अपनी गुलामी अजीज़ है, हमसे समझौता करो। क्या समझौता करना चाहते हो? हम गॉड मदर और उसकी फैमिली को आज़ाद कर देंगे, तुम बॉस को यहाँ से जाने दो। ठीक है, जब उस फैमिली को पहली जैसी आज़ादी मिलेगी तो परगोला यहाँ से जाएगा। समझो आज़ादी मिल गई, हम उन्हें छोड़कर बॉस को ले जा रहे हैं। अभी दूध पीते बच्चे हो, चलाक ना बनो। मैं और मेरे दूसरे टेलीपैथी जानने वाले अगले 12 घंटों तक इस फैमिली की आज़ादी का यकीन करेंगे। इस दौरान तुम और थर्मॉल ने अगर कोई मकारी दिखाई तो मैं तुम्हारे शैतान बॉस को जहन्नम में पहुंचा दूंगा। ठीक है, हम अभी यकीन दिलाते हैं। अपने ख्याल ख्वानी करने वालों से कहो ट्रेसा, वाइन लोइन और मामिला के दिमागों में आकर देखें, हम अभी अपने तनवीमी अमल का तोड़ करेंगे। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरे लोग तोड़ कर चुके हैं। अभी तुम दोनों ट्रेसा और मामिला पर अमल कर रहे थे, ऐसे वक्त मेरे लोग भी वहाँ मौजूद थे। तुम दोनों इतनी देर तक माँ बेटी के पास झक ही मारते रहे हो। थोड़ी देर पहले सानी ने मुझे आकर ये बात बताई थी कि वो, बारबरा और सलमान उन तीनों माँ बच्चों के अंदर जा रहे हैं और दुश्मनों के अमल का तोड़ करने वाले हैं। मैंने कहा, परगोला, जिंदा रहना चाहते हो तो जेरी और थर्मॉल को हुक्म दो कि वो उन तीनों के दिमागों में ना जाएं। तुम 12 घंटे तक यहाँ कैद रहोगे। ये क्या कह रहे हो? मेरा ज़ख्म गहरा है, मुझे डॉक्टर और इलाज की ज़रूरत है। मैकेनी डॉक्टर है, ये तुम्हारी मरहम पट्टी करेगी। गार्ड परगोला को फर्श पर घसीटता हुआ एक खाली कमरे में ले गया। मैंने मैकेनी के पास आकर पूछा, तुम्हारी खोपड़ी सलामत है या नहीं? वो शर्मिंदा सी होकर बोली, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, इसकी आपने खूब सज़ा दी है। मेरा सर अभी तक दुख रहा है, मगर मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने आज दूसरी बार हमारे पूरे ख़ानदान को तबाही से बचाया है। तुम डॉक्टर हो, परगोला की मरहम पट्टी करो। क्या उस हिप्नोटिज्म करने वाले शैतान का नाम परगोला है? हाँ, उससे यही समझौता हुआ है कि मैं उसे ज़िंदा छोड़ दूंगा और वो तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 12 घंटे बाद यहाँ से चला जाएगा। यहाँ 12 घंटे क्यों रहेगा? मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। मैंने उसे वजाहत से समझाया कि जब तक उसकी माँ, भाई और बहन के दिमागों से उसके ख्याल ख्वानी करने वालों के असरात ख़त्म नहीं होंगे, परगोला को यरगमाल बना कर रखा जाएगा। वो खुश और मुतमईन होकर उसकी मरहम पट्टी के लिए जाने लगी। मैंने कहा, पहले ऐना को फ़ोन पर अपनी खैरियत से आगाह करो। मैंने सानी के पास आकर कहा, बेटी, यहाँ 2 गार्ड आसाबी कमज़ोरियों में मुब्तला हैं। जेरी और थर्मॉल उनके ज़रिए कोई शैतानी चाल चल सकते हैं, उनका भी कुछ इलाज ज़रूरी है। ओके पापा, आप जाएं, आराम करें। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरे आसपास लैला, ऐना और आदिल बैठे हुए थे। ऐना ने बेताबी से पूछा, पापा वो खैरियत से हैं? उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, रिसीवर उठाओ और मैकेनी से बातें करो। उसने फ़ौरन ही मेरे पास आकर रिसीवर ले लिया, फिर बोली, हेलो मैकेनी, तुम सब खैरियत से हो? वो मैकेनी की बातें सुनने लगी। पहले खुश हुई, फिर मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। उसकी बातें सुनती रही, फिर बोली, मम्मी से कहना मैंने बेटी की मोहब्बत से मजबूर होकर दूसरी बार भी बचा लिया, मगर तीसरी बार दिल पत्थर कर लूँगी। आइंदा वो बेटे के साथ जिल्लतें उठाती फिरेंगी। बेहतर है अब मुझसे कोई ताल्लुक़ ना रखो, अपने आमाल दुरुस्त रखो, ऐसी मुसीबतें नहीं आया करेंगी। वो रिसीवर रखना चाहती थी। मैकेनी ने कहा, ज़रा 1 मिनट फ़ोन बंद ना करना, इतना बता दो कि ये जो मेरे दिमाग में आए थे, क्या यही तुम्हारे भाईजान हैं? हाँ, पहले भाईजान थे, अब ये भाई नहीं, मेरे बाप हैं, मेरे पापा हैं।
तो फिर मेरे भी पापा हुए। ऐसे रिश्ते अच्छे खानदानों में कायम होते हैं। मैंने वो जुराइम पेशा खानदान छोड़ने के बाद यहाँ इज्जत पाई है। क्या तुम मम्मी, ब्रदर और मामेला को छोड़ सकती हो? नहीं, कोई अपनी बुनियाद से अलग नहीं हो सकता। बुनियाद टेढ़ी हो तो दीवार इसी तरह झुकती और गिरती जाती है जिस तरह तुम सब गिरती जा रही हो। अपने पापा से कहो हमें आखिरी बार सहारा दें, पर गोला और उसके ख्याल ख्वानी करने वालों ने हमें पहचान लिया है। आइंदा भेस बदल कर हमें फिर अपना ताबेदार बना सकते हैं। बेहतर है कि पापा हमारा हुलिया बदल दें, हमारे नए शनाख्ती कार्ड्स और कागजात तैयार करवा दें, वरना क्या? तुम तो अम्मी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हारे पापा ने परगोला से जो समझौता किया है उस पर वो अमल नहीं करेंगी, परगोला को मार डालेंगी। बकवास मत करो, पापा के फैसलों के सामने कोई दम नहीं मारता। मम्मी उनके समझौते के खिलाफ परगोला को हलाक करेंगी तो बहुत ही बुरे अंजाम से दो चार होंगी। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मुझसे कहा, पापा मैं अपने ख़ानदान वालों को मसाइब से निकालने के लिए बार बार आपको और आदिल को परेशान करती रही हूँ। अब वो समझौते के खिलाफ कोई हरकत करें तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। मैंने कहा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? जो जैसा करता है वैसा भरता है। तुम्हारी मोहब्बत और शराफत हमारी नज़रों में है, इसलिए तुम हम सब के दिलों में हो। वो अपनी माँ की फितरत को अच्छी तरह जानती थी। गॉड मदर किसी से शिकस्त खाती थी तो उससे ज़रूर इंतकाम लेती थी। फिर परगोला तो उसी के घर में ज़ख्मी पड़ा हुआ था। वो उसे सामने पाकर ज़रूर अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे गोली मार सकती थी। अब वो जो भी करे, मैं बार बार उसकी झूठी बर्तरी से उसे रोकने की खिदमत अंजाम नहीं दे सकता था। ऐना शर्मिंदा सी थी, लेकिन शर्मिंदगी को छुपाए हमसे बातें कर रही थी। मैंने कहा, भाई तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाली रौनक नहीं है। जब तुम हंसती मुस्कुराती हो तो तुम्हारे रुखसार टमाटर की तरह सुर्ख हो जाते हैं। ज़रा हंसो तो सही। वो हंसने लगी, उसके साथ सभी कहकहे लगाने लगे। मैंने लैला से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो बोली, मुझे आपकी थोड़ी देर मालूम है, आप सुबह कर देंगे। मैं किसी मामले में मसरूफ़ रहने के लिए नहीं जा रहा हूँ, वादा करता हूँ रात तक वापस आ जाऊँगा। मैं लिबास तब्दील करके बंगले से बाहर आया, फिर कार में बैठकर एक तरफ चल पड़ा। मैं भी गॉड मदर के मिजाज को अच्छी तरह समझ चुका था। अगर वो परगोला को इंतकामन कत्ल करना चाहती तो नाकामी का ज़्यादा चांस था, क्योंकि वो तो शैतानों का शैतान था। आसान मौत मरने वालों में से नहीं था। मुझे 2 बार उसे आसानी से मार डालने का मौका मिला, मगर मैंने उसे ज़िंदा छोड़ दिया। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की हिदायत थीं कि दुश्मन को जान से ना मारो, वो परेशान करे तो उसे इबरतनाक सज़ाएं देकर ज़िंदा रहने दो। इसमें 2 मसलियतें हैं। एक तो ये कि दुश्मन ज़र्फ़ वाला होगा तो तुमसे ज़िंदगी पाकर तुम्हारा एहसान मंद रहेगा। अगर कम ज़र्फ़ हुआ तो गैर शऊरी तौर पर तुमसे मुतासिर और मरऊब रहेगा। उसे ज़िंदा छोड़ने में दूसरी मसलहत यह है कि तुम्हारे अतराफ़ और कई दुश्मन हैं। ये दुश्मन सिर्फ तुमसे ही नहीं, एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं और एक दूसरे के हाथों फना होते रहते हैं। जिसे तुम जिंदा छोड़ोगे वो आगे चलकर दूसरे दुश्मनों के हाथों मरेगा या उन्हें मारेगा। यूं खुद ब खुद दुश्मन फना होते रहेंगे और तुम किसी को कत्ल करने से बाज रहोगे। मैंने एक स्नैक बार के सामने गाड़ी रोक दी। चाय की तलब हो रही थी। मैं बार से चाय लेकर फिर कार में आकर बैठ गया। चाय की एक चुस्की ली, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके मैकेनिक के पास पहुंचा तो उसने सांस रोक ली। तकरीबन 1.5 घंटे में उसकी दिमागी तवानाई बहाल हो गई थी। मैंने दूसरी बार उसके पास पहुंचते ही कोड वर्ड्स अदा किए, वी आर फॉर एना। फिर भी उसने सांस रोक ली। ये गुस्सा दिलाने वाली बात थी। खुद गर्जी की भी हद होती है। वो माँ, बेटा और बेटियां काम निकलते ही तोते की तरह आंखें फेर लेती थीं। मैं परगोला के पास पहुंचा, पता चला वो बेहोश पड़ा है। फिर मैं गार्ड के पास आया और उसके ख्यालात पढ़ने लगा। उसकी सोच ने बताया कि ट्रेसा और मामेला 1 घंटे बाद नींद से बेदार हो गई थीं। वाइन लोइन उनसे पहले तनवीमी नींद में था, इसलिए वो भी बेदार हो गया था। मैकेनी ने उन्हें बताया कि उनकी नींद के दौरान क्या होता रहा था। परगोला ने उन्हें ताबेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आदिल के भाई जान ने फिर एक बार उन्हें मुसीबतों से निजात दिलाई है। मैकेनी ने बाजार से दवाएं मंगवाकर उन 2 गार्ड्स को खिलाई थीं जो आसाबी कमजोरी के बायस नीम बेहोशी की हालत में थे। पिछले 1 घंटे से उनकी भी तवानाई इस हद तक बहाल हुई थी कि वो चलने फिरने के काबिल हो गए थे। गॉड मदर ट्रेसा ने उन तीनों को बुलाकर कहा, तुम लोग फिलहाल काबिल एतमाद नहीं रहे हो।
परगोला के आदमी तुम्हारे जरिए हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए छुट्टी करो, फौरन इस मकान से बहुत दूर चले जाओ। वो तीनों उस मकान से निकल गए। जिस वक्त मैं गार्ड के ख्यालात पढ़ रहा था उस वक्त वो अपने 2 साथियों के साथ उस मकान से दूर तिलबीब चला आया था। अब गॉड मदर अपनी औलाद के साथ क्या खिचड़ी पका रही थी ये मैं गार्ड के जरिए मालूम नहीं कर सकता था। मैंने सानी के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो सोच के जरिए बोली, मैं गॉड मदर के दिमाग में हूँ। सानी, बारबरा और सलमान ने उन तीनों माँ बेटे और बेटी पर तनवीमी अमल करके उनके दिमागों को लॉक कर दिया था। अब जेरी और थर्मॉल वगैरह उन्हें परेशान नहीं कर सकते थे, लेकिन सानी वगैरह ने अपने लिए रास्ता खुला रखा था। इस रास्ते से हम उनकी बेमुरवती और एहसान फरामोशी देख रहे थे। ट्रेसा ने अपने बेटे और दोनों बेटियों को अपने पास बिठाकर कहा, हमारी ज़िंदगी में ऐसा बुरा वक्त पहले कभी नहीं आया था। यहाँ टेलीपैथी जानने वालों से और हिप्नोटाइज करने वालों से साबका पड़ रहा है। अब हमें यह फैसला करना है कि हम अपनी बर्तरी कायम रखने की जंग लड़ते रहें या किसी बड़ी ताकत के ताबेदार बनकर जिल्लत की ज़िंदगी गुजारें। वाइन लोइन ने कहा, मम्मी आप हमेशा सर उठाकर ज़िंदगी गुजारती रही हैं, हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। मामिला ने कहा, अब हम नॉर्मल हैं, सांस रोक सकते हैं, किसी को अपने अंदर नहीं आने देंगे। जो गलतियां हमसे हो चुकी हैं वो दोबारा नहीं होंगी। ट्रेसा ने कहा, शाबाश मेरे बच्चों, मुझे फ़ख्र है कि तुम सब मेरे हम मिजाज हो। पता नहीं एक ऐना हमसे मुख्तलिफ क्यों हो गई है। मैकेनी ने कहा, वो फ़ोन पर कह रही थी कि हम समझौते के ख़िलाफ़ कोई कदम ना उठाएं, परगोला को जान से ना मारे वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ ने कहा, वो नादान है, इतना नहीं समझती कि परगोला के साथ उसके ख्याल ख्वानी करने वाले छुपे रहते हैं। अगर हम परगोला को ख़त्म कर देंगे तो ख्याल ख्वानी करने वालों को हमारे दरमियान मौजूद रहने के लिए किसी का दिमाग नहीं मिलेगा। वो उठकर खड़ी हो गई, अपने बच्चों के साथ चलती हुई उस कमरे में आई जहां परगोला फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने करीब आकर उसे हकारत से देखा, फिर उस पर थूक दिया। वो गुस्से से कांप कर बोला, ये क्या हरकत है, हमारे दरमियान समझौता हो चुका है, तुमने मुझ पर थूक कर ये समझौता तोड़ दिया है। तुम मुझे कमज़ोर ना समझो, मैं तुम सबको जहन्नम में पहुंचा दूंगा। वाइन लोइन ने उसके मुंह पर ठोकर मारी, फिर कहा, कुत्ते के बच्चे, तू माफिया का गॉडफादर बनना चाहता था, कुत्ता कभी मालिक नहीं बनता। ट्रेसा ने कहा, मैं तुझे हमेशा कुत्ता बनाकर रखती, लेकिन तेरे ख्याल ख्वानी करने वालों से ख़तरा है। तेरी मौत के बाद वो इधर नहीं आएंगे, उन्हें किसी के दिमाग में जगह नहीं मिलेगी। वाइन लोइन ने रिवॉल्वर निकाला, उसमें साइलेंसर लगाया, फिर उसे अपनी माँ के हाथ में दिया। इस दौरान जेरी और थर्मॉल अपने बॉस को बचाने के लिए तड़प रहे थे। कभी ट्रेसा और वाइन लोइन के दिमागों में और कभी मामेला और मैकेनी के दिमागों में जाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। ट्रेसा ने परगोला का निशाना लेते हुए कहा, वो तेरे दोनों कुत्ते हमारे अंदर आकर भौंकना चाहते हैं, मगर अब उन्हें भौंकने की कहीं जगह नहीं मिलेगी। ले, अब तेरा दिमाग भी बुझ रहा है। उसने दुरुस्त निशाना लेकर गोली चलाई, लेकिन वो इधर से उधर चली गई। वो परेशान होकर बोली, बेटे पता नहीं क्या बात है, मेरा हाथ हिल रहा है। मैंने परगोला के अंदर चुपके से कहा, कहो परगोला, क्या मैं वादा पूरा कर रहा हूँ, समझौते पर अमल कर रहा हूँ? वो चौंक कर बोला, अरे तुम कौन हो भाई? वही हूँ जिसने तुम्हें गोली मारकर अपाहज बना दिया, और अब जान बचाने आए हो, ये कौन सा स्टाइल है? ट्रेसा ने वाइन लोइन को रिवॉल्वर देते हुए कहा, बेटे मैं कुछ ज़्यादा अपसेट हूँ, तुम इसे गोली मारो। बेटे ने रिवॉल्वर लिया, फिर निशाना लगाया। परगोला ने घबरा कर सोच के ज़रिए कहा, अरे मेहरबान भाई, तू मेरे दिमाग में क्यों है? उस गोली मारने वाले के दिमाग में जाकर उसका रिवॉल्वर छीन ले। साइलेंसर की वजह से फायरिंग की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। वाइन लोइन ने सामने वाली दीवार पर गोली चलाई, फिर परेशान होकर सही निशाना लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। वो गोली माँ के कदमों के पास कालीन को उधेड़ती हुई फर्श में धंस गई। गॉड मदर चीख मारकर उछलती हुई पीछे गई, फिर बोली, बेटे ये क्या कर रहे हो? अभी मुझे गोली लग जाती तो? मामिला ने भाई से रिवॉल्वर छीन कर कहा, पता नहीं तुम्हें और मम्मी को क्या हो गया है, हम में से किसी का निशाना कभी खता नहीं होता है। देखो गोली पहले छत पर मारो, वो वापस आकर नीचे लेटे हुए दुश्मन के अंदर घुसेगी। उसने यके बाद दीगरे 2 फायर किए, गोलियां छत में जाकर गुम हो गईं। परगोला ने कहा, वाह कमाल हो गया, 6 गोलियां ज़ाया हो गईं, रिवॉल्वर खाली हो गया, अब मुझे कत्ल करने के लिए चाकू लाओ।
वाइन लोइन उसे ठोकर मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर घूमकर मैकेनिक को लात मार दी। वो लात खाकर चीखती हुई माँ के ऊपर आई, फिर उसके साथ फर्श पर परगोला के पास आ गिरी। वाइन लोइन ने कहा, सॉरी मम्मी, मैं तो इस बदमाश को लात मारना चाहता था। वो माँ और बहन को उठाने के लिए झुका, फिर खुद ही उनके करीब ऊंधे मुंह गिर पड़ा। मामिला के साथ भी यही हुआ। वो भी उन्हें उठाने के लिए झुकी और परगोला के पास गिर पड़ी। परगोला अपनी तकलीफ भूलकर कहकहे लगा रहा था और कह रहा था, आखिर गिरे जमीन पर ऊंची उड़ान वाले। वो माँ, बेटे और बेटियां फर्श पर उठकर बैठ गईं। मैंने परगोला की जुबान से कहा, बूढ़ी गॉड मदर, तू किसी के जेरे असर नहीं रहना चाहती। जो तुझ पर एहसान करे उसके एहसान का बोझ भी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे मार डालना चाहती थी, अब बता कैसे मारेगी। वो माँ बच्चे एक दूसरे को हैरानी और परेशानी से देख रहे थे। अब ये बात समझ में आ गई थी कि वो सब टेलीपैथी के शिकंजे में हैं। ट्रेसा ने सहम कर पूछा, परगोला, क्या तेरे आदमी हमारे दिमागों में हैं? जेरी ने कहा, नहीं बॉस, मैं और थर्मॉल उनके अंदर जाने में नाकाम होते रहे हैं। हमें उस वक्त वहां जगह मिलती है जब तुम्हारे अजनबी मेहरबान का कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद होता है। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।